रानी परी और राजकुमार। राजकुमार विशाल घोड़े पर बैठकर जंगल के पहाड़ों के पास से गुजर रहा था। उसे एक छोटा सा घर दिखाई पड़ा। वह अंदर गया तो वह एक चित्रकार का घर था। चित्रकार ने उसे बहुत सारे चित्र दिखाए, लेकिन एक चित्र छिपा लिया था। यह किसका चित्र है? ये परम सुंदरी सोनम का चित्र है। राजकुमार स्वयं चित्र को देखने लगता है और मंत्र मुग्ध हो जाता है। चित्रकार, मुझे यह चित्र बहुत पसंद आया। इनका सौंदर्य अद्भुत है, अद्वितीय है। मैं इनसे विवाह करना चाहूंगा। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। ये परी लोक की रानी है। परियां मनुष्यों से विवाह नहीं करती, इसीलिए आप यह विचार त्याग दीजिए। राजकुमार चित्रकार से विदा लेकर जंगल में आगे बढ़ गया। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी और वह एक झील के पास मुड़ गया और पानी पीने लगा। उसने झील के पास एक उड़न खटोले को उतरते हुए देखा। उसमें से एक सुंदर परी बाहर आई। उसके साथ उसकी एक सहेली परी भी थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। हे भगवान, इतनी सुंदर परी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। यह तो सुंदरता की एक अनुपम संगमरमरी मूर्त है। रानी परी, देखिए, यह कोई दिव्य राजकुमार दिखाई पड़ रहा है। दिव्य परी, तुम सही कह रही हो। यह राज परिवार से ही संबंधित है। ऐसा सजीला नौजवान मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं इससे मिलना चाहती हूँ और बातें करना चाहती हूँ। रानी परी, यह एक मनुष्य है। हमें मनुष्यों से दूर रहना चाहिए। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं आगे जा रही हूँ। ओ नौजवान, आप कौन हो? मेरा नाम विशाल है। मैं भरतपुर राज्य के राजा यशवंत सिंह का पुत्र हूँ। क्या मैं आपका पूरा परिचय जान सकता हूँ? मैं परी लोक की रानी परी हूँ। मेरा नाम सोनम परी है। यह मेरी सहेली दिव्या परी है। हम शेयर करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। राजकुमार को रानी परी सोनम बहुत पसंद आ चुकी थी। उसका सुंदर चेहरा, प्यारी आंखें और सुनहरे रेशमी बाल बहुत लुभावने लग रहे थे। इस पहली मुलाकात में ही रानी परी का भी दिल राजकुमार पर आ चुका था। शाम होने वाली थी। दोनों परियों को परी लोक के लिए निकलना था। हे राजकुमार, हमें सूर्यास्त के पहले किसी भी हालत में परी लोक पहुंचना है। अब हमें चलना चाहिए। दोनों परियां उड़न खटोले में बैठ गईं और उड़न खटोला पूर्व दिशा की तरफ चल पड़ा। राजकुमार उन्हें देखता ही रह गया। कुछ दिन बीत गए। राजकुमार ने कई बार झील के पास रानी परी का इंतजार किया, लेकिन वह फिर कभी लौटकर नहीं आई। वह जंगल की तरफ आगे बढ़ गया। उसे भी जंगल में एक छोटी सी कुटिया दिखाई पड़ी। उसे प्यास भी लगी थी, इसीलिए उसने कुटिया का दरवाजा खटखटाया। कोई है? कोई है? कुटिया के अंदर से एक वृद्ध महिला बाहर आई। कौन हो बेटा? अरे, तुम तो राजकुमार विशाल हो। मेरे प्यारे भतीजे, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। मैं अब राजघरानों से दूर जंगल में रहती हूँ। आओ बैठो, मैं तुम्हें जल पिलाती हूँ। बुआ जी, प्रणाम। लो, पहले जल पी लो बेटा। राजकुमार ने जल पिया और कुछ फल खाए। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई थीं। बेटा, तुम्हें किसी का बेसब्री से इंतजार है क्या? बुआ जी, मैं रानी परी का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो कई दिनों से मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। बुआ ने अपनी शक्तियों के प्रभाव से यह जानकारी प्राप्त कर ली कि रानी परी एक राक्षस मायासुर के कब्जे में जा चुकी है। बेटा, तुम्हारी रानी परी का राक्षस मायापुर ने अपहरण कर लिया है और उसे नीलगिरी की बड़ी गुफा में कैद करके रखा हुआ है। मैं तुम्हें यह चमत्कारी अंगूठी दे रही हूँ। यह तुम्हारी रक्षा करेगी और इससे तुम्हारी राह भी आसान हो जाएगी। यहाँ से 20 कोस दूर 2 नीलगिरी की पहाड़ियों की गुफा में तुम्हें जाना है। राजकुमार विशाल ने अपनी बुआ का आशीर्वाद लिया और नीलगिरी पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। वह गुफा में अंदर बढ़ता चला गया। वह अंदर गुफा में अंदर पाताल तक चला गया। उसे वहाँ बहुत सी मकड़ियाँ, चमगादड़ दिखाई पड़े। चारों तरफ तलवारें लटक रही थीं। राक्षस मायासुर के खर्राटों की आवाज सुनाई दे रही थी।
राजकुमार ने मकड़ियों को देखते हुए रानी परी को आवाज दी। रानी परी, कहाँ हो? मेरी सोनम परी कहाँ हो? मकड़ी बनी हुई रानी परी राजकुमार की आवाज सुनकर उसके पास चली आई। मेरे प्रिय राजकुमार, आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ राक्षस ने बहुत से लोगों को मकड़ी बनाकर फंसा रखा है। कहीं आप भी हमारे साथ न फंस जाएं। इससे पहले वह राक्षस जाग जाए, आप यहाँ से चले जाइए। रानी परी, मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगा। अगर जाएंगे दोनों साथ जाएंगे। जिद न कीजिए राजकुमार, मेरी वजह से आपको कुछ हो जाए ये मुझे मंजूर नहीं। आप मेरी चिंता ना करें, मेरे पास जादुई अंगूठी है। वो राक्षस मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप बस मुझे यह बताइए कि मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। राजकुमार, अंदर आते समय आपको एक बड़ा तलवारों का जखीरा दिखा होगा। उसी जखीरे के ऊपर एक सोने की तलवार तनी हुई है। सिर्फ उसी तलवार से राक्षस को मारा जा सकता है। उस तलवार तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वहाँ चारों तरफ पानी है, जिसमें खतरनाक मगरमच्छ तलवार की हिफाजत कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। राजकुमार मगरमच्छों से भरे हुए पानी की ओर बढ़ता है और जैसे ही वह पानी के नजदीक पहुंचता है, जादुई अंगूठी अपना कमाल दिखाती है। राजकुमार पानी पर चलने लगता है। कोई भी मगरमच्छ उन तक नहीं पहुंच पाता और वह चलते चलते तलवारों के जखीरे पर नंगे पांव चढ़ जाता है और एक भी तलवार उसे नहीं चुभती। राजकुमार सुनहरी तलवार को पकड़कर नीचे लाता है और फिर से पानी पर चलकर जहाँ राक्षस सोया था वहाँ पहुँच जाता है। राजकुमार के आने की आहट से राक्षस जाग जाता है और राजकुमार के सामने खड़ा हो जाता है। मूर्ख मानव, तुझे क्या लगा कि अगर तुझे तलवार मिल गई तो तू मुझे मार पाएगा? तुझे एक कदम भी बढ़ाने के पहले मैं तुझे मकड़ी बना दूंगा। बाकी सब लोगों के साथ अपना बंधक बना लूंगा। यह कहकर राक्षस अपना हाथ उठाकर राजकुमार पर अपना मकड़ी वाला मंत्र चला देता है, लेकिन वह अचंभे में रह जाता है। राजकुमार की जादुई अंगूठी की वजह से राजकुमार पर मंत्र का कोई असर नहीं होता। अब राक्षस डरकर भागने लगता है। राजकुमार तेजी से भागकर राक्षस को पकड़कर उसके सीने में सुनहरी तलवार घोंप देता है। राक्षस बड़ी ही तेज दर्द में चिल्लाता है। आ, 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 आ। राक्षस वहीं दम तोड़ देता है। मरते मरते उसके सारे बंधन फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं। रानी परी दौड़कर राजकुमार के गले लग जाती है। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगते हैं। बरसों बाद दोनों एक हो गए। बाकी सारे बंधक भी राजकुमार का धन्यवाद देते हैं। राजकुमार का धूमधाम से रानी परी के साथ विवाह होता है और वो दोनों सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक रिजवानपुर नाम का राज्य था। वहाँ के राजकुमार का नाम महेंद्र सिंह था। एक बार की बात है, महारानी दुर्गावती राजकुमार की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। राजकुमार सबसे प्रसिद्ध वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य महारानी की जांच करने के बाद राजकुमार महेंद्र सिंह से कहता है कि अब महारानी नहीं बच पाएंगी। राजकुमार वैद्य से कोई उपाय के बारे में पूछता है जिससे उसकी माँ बच पाए। तब वैद्य उन्हें बताते हैं कि महारानी को बचाने के लिए राजकुमार को एक जड़ी बूटी लानी होगी जो एक पहाड़ पर मिलती है। वहाँ पहुँचना तो बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वैद्य ने राजकुमार को वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताया और यह भी बताया कि उस पहाड़ के नीचे एक बूढ़ा रहता है। वह बूढ़ा पहाड़ पर पहुँचने का कोई आसान रास्ता बता सकता है। राजकुमार अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए उस पहाड़ से जड़ी बूटी लाने के लिए मान जाता है और पहाड़ तक जाने वाले रास्ते पर निकल जाता है। वहाँ राजकुमार को एक बूढ़ा मिलता है। बाबा, क्या आप मुझे जड़ी बूटी तक पहुँचने का रास्ता बता सकते हैं? यह आसान काम नहीं है बेटा। पहाड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बाबा, मुझे मेरी माँ को बचाना है किसी भी हालत में, इसीलिए मैं सारी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा बेटा, अगर तुमने तय कर ही लिया है
वहां तक जाने का तो एक काम करो, यह 3 गोली अपने पास रख लो। रास्ते में जब भी तुम्हें वहां तक पहुंचने में अड़चन आएगी, वहां तुम यह गोली इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अब मैं चलता हूँ। बेटा सुनो, अगर तुम पहाड़ी रास्ते से जाओगे तो तुम्हें बहुत समय लगेगा और तुम वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मेरी गुफा के अंदर एक अलमारी है, तुम उस अलमारी को खोलना। उसे खोलते ही तुम्हें एक सुरंग दिखेगा। उसी सुरंग के सहारे तुम पहाड़ के बीचों बीच पहुंच जाओगे और रास्ता जल्दी तय कर पाओगे। ठीक है। महेंद्र सिंह 3 गोलियां लेकर सुरंग के अंदर चला जाता है। सुरंग के अंदर जाते ही कुछ देर चलने के बाद वह पहाड़ के बीचों बीच पहुंच जाता है। जब वहां आता है तो देखता है कि एक बड़ा सा भालू वहां खड़ा है। भालू से बचने के लिए वह वहां से भागने लगता है। जब भालू उसके बिल्कुल करीब आ जाता है तो महेंद्र सिंह बूढ़े की दी हुई एक गोली उसे खिला देता है। गोली खाते ही भालू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। राजकुमार को जड़ी बूटी मिल गई। वह जड़ी बूटी को एक डिब्बे में डाल देता है और उसे लेकर जाने लगता है। लेकिन जब वह जा रहा था तभी वह पहाड़ से फिसलने लगता है। फिसलते फिसलते राजकुमार से वह जड़ी बूटी वाला डिब्बा छूट जाता है। राजकुमार तुरंत एक गोली निकालता है और उसे खा लेता है। गोली खाते ही उसका पहाड़ से फिसलना रुक जाता है। तब राजकुमार को होश आता है तो वो जड़ी बूटी वाला डिब्बा खोजने निकलता है। जड़ी बूटी की सुगंध से वह जड़ी बूटी तक पहुंच जाता है, लेकिन उस तक पहुंचकर देखता है कि वह जड़ी बूटी का डिब्बा एक शेर के पास है। ये डब्बा मेरा है, कृपया मुझे दे दो। नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं देने वाला। मेरी माँ की तबीयत खराब है, उनको बचाने के लिए मुझे ये जड़ी बूटी चाहिए। मैं एक श्रापित परी हूँ। मैं ही वो भालू था जिसका तुमने इससे पहले सामना किया था। जब तुमने मुझे उस वक्त गोली खिलाई थी तब मैं कुछ समय के लिए अपने असली परी रूप में आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे बचा सकते हो और नया जीवन दे सकते हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या करना होगा मुझे? ये हमारे सामने जो घर दिख रहा है, उस घर में एक चुड़ैल रहती है। अगर तुम उस चुड़ैल को मार पाओगे तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा और मुझे मेरा रूप मिल जाएगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें जड़ी बूटी दे दूंगी, नहीं तो नहीं। राजकुमार को किसी भी हालत में जड़ी बूटी चाहिए था, इसीलिए उसने शेर की बात मान ली और वो चुड़ैल के पास जाने लगा। चुड़ैल ने जैसे ही देखा कि एक खूबसूरत आदमी उसके घर की ओर आ रहा है, वैसे ही उसने अपना भेष बदल लिया और अब वो सुंदर नारी बन जाती है। आओ आओ, तुम आ ही गए। मैं कई बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कोई आएगा और मुझसे शादी करेगा। वह तुम ही हो जिसका मुझे इंतजार था। राजकुमार समझ जाता है कि चुड़ैल उससे क्या चाह रही है। राजकुमार को अंतिम गोली याद आती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, मैं इसलिए आया हूँ। लो, ये लो। यह क्या है? ये एक गोली है, इसे खा लो। इससे हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। क्या सच में? वाह, लाओ लाओ, मुझे जल्दी दो। चुड़ैल गोली खा लेती है। शेर ने बताया था कि चुड़ैल को आग से डर लगता है। यह बात राजकुमार को याद थी। अच्छा, तो अब इंतजार किस बात का? चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। चुड़ैल भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो 2-3 फेरे ले लेते हैं तभी राजकुमार चुड़ैल को आग में धक्का दे देता है। बचाओ मुझे, बचाओ। चुड़ैल की आग में जाते ही शेर एक सुंदर सी परी में बदल जाता है। तुमने तो मुझे श्राप से मुक्त करवा दिया। वाह, यह लो तुम्हारी जड़ी बूटी और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुँचा दूंगी। परी अपनी छड़ी निकालती है और राजकुमार का हाथ पकड़ती है। एक बार छड़ी घुमाते ही राजकुमार अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। राजकुमार माँ को जड़ी बूटी देता है। जड़ी बूटी देते ही राजकुमार की माँ की तबीयत ठीक हो जाती है और वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। राजकुमार बहुत खुश होता है और अब सब कुछ अच्छे से चलने लगता है। रानी परी और राजकुमार। राजकुमार विशाल घोड़े पर बैठकर जंगल के पहाड़ों के पास से गुजर रहा था। उसे एक छोटा सा घर दिखाई पड़ा। वह अंदर गया
तो वह एक चित्रकार का घर था। चित्रकार ने उसे बहुत सारे चित्र दिखाए, लेकिन एक चित्र छिपा लिया था। यह किसका चित्र है? ये परम सुंदरी सोनम का चित्र है। राजकुमार स्वयं चित्र को देखने लगता है और मंत्र मुग्ध हो जाता है। चित्रकार, मुझे यह चित्र बहुत पसंद आया। इनका सौंदर्य अद्भुत है, अद्वितीय है। मैं इनसे विवाह करना चाहूंगा। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। ये परी लोक की रानी है। परियां मनुष्यों से विवाह नहीं करती, इसीलिए आप यह विचार त्याग दीजिए। राजकुमार चित्रकार से विदा लेकर जंगल में आगे बढ़ गया। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी और वह एक झील के पास मुड़ गया और पानी पीने लगा। उसने झील के पास एक उड़न खटोले को उतरते हुए देखा। उसमें से एक सुंदर परी बाहर आई। उसके साथ उसकी एक सहेली परी भी थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। हे भगवान, इतनी सुंदर परी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। यह तो सुंदरता की एक अनुपम संगमरमरी मूरत है। रानी परी, देखिए, यह कोई दिव्य राजकुमार दिखाई पड़ रहा है। दिव्य परी, तुम सही कह रही हो। यह राज परिवार से ही संबंधित है। ऐसा सजीला नौजवान मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं इससे मिलना चाहती हूँ और बातें करना चाहती हूँ। रानी परी, यह एक मनुष्य है। हमें मनुष्यों से दूर रहना चाहिए। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं आगे जा रही हूँ। ओ नौजवान, आप कौन हो? मेरा नाम विशाल है। मैं भरतपुर राज्य के राजा यशवंत सिंह का पुत्र हूँ। क्या मैं आपका पूरा परिचय जान सकता हूँ? मैं परी लोक की रानी परी हूँ। मेरा नाम सोनम परी है। यह मेरी सहेली दिव्या परी है। हम शेयर करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। राजकुमार को रानी परी सोनम बहुत पसंद आ चुकी थी। उसका सुंदर चेहरा, प्यारी आंखें और सुनहरे रेशमी बाल बहुत लुभावने लग रहे थे। इस पहली मुलाकात में ही रानी परी का भी दिल राजकुमार पर आ चुका था। शाम होने वाली थी। दोनों परियों को परी लोक के लिए निकलना था। हे राजकुमार, हमें सूर्यास्त के पहले किसी भी हालत में परी लोक पहुंचना है। अब हमें चलना चाहिए। दोनों परियां उड़न खटोले में बैठ गईं और उड़न खटोला पूर्व दिशा की तरफ चल पड़ा। राजकुमार उन्हें देखता ही रह गया। कुछ दिन बीत गए। राजकुमार ने कई बार झील के पास रानी परी का इंतजार किया, लेकिन वह फिर कभी लौटकर नहीं आई। वह जंगल की तरफ आगे बढ़ गया। उसे भी जंगल में एक छोटी सी कुटिया दिखाई पड़ी। उसे प्यास भी लगी थी, इसीलिए उसने कुटिया का दरवाजा खटखटाया। कोई है? कोई है? कुटिया के अंदर से एक वृद्ध महिला बाहर आई। कौन हो बेटा? अरे, तुम तो राजकुमार विशाल हो। मेरे प्यारे भतीजे, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। मैं अब राजघरानों से दूर जंगल में रहती हूँ। आओ बैठो, मैं तुम्हें जल पिलाती हूँ। बुआ जी, प्रणाम। लो, पहले जल पी लो बेटा। राजकुमार ने जल पिया और कुछ फल खाए। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई थीं। बेटा, तुम्हें किसी का बेसब्री से इंतजार है क्या? बुआ जी, मैं रानी परी का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो कई दिनों से मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। बुआ ने अपनी शक्तियों के प्रभाव से यह जानकारी प्राप्त कर ली कि रानी परी एक राक्षस मायासुर के कब्जे में जा चुकी है। बेटा, तुम्हारी रानी परी का राक्षस मायापुर ने अपहरण कर लिया है और उसे नीलगिरी की बड़ी गुफा में कैद करके रखा हुआ है। मैं तुम्हें यह चमत्कारी अंगूठी दे रही हूँ। यह तुम्हारी रक्षा करेगी और इससे तुम्हारी राह भी आसान हो जाएगी। यहाँ से 20 कोस दूर 2 नीलगिरी की पहाड़ियों की गुफा में तुम्हें जाना है। राजकुमार विशाल ने अपनी बुआ का आशीर्वाद लिया और नीलगिरी पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। वह गुफा में अंदर बढ़ता चला गया। वह अंदर गुफा में अंदर पाताल तक चला गया। उसे वहाँ बहुत सी मकड़ियाँ, चमगादड़ दिखाई पड़े। चारों तरफ तलवारें लटक रही थीं। राक्षस मायासुर के खर्राटों की आवाज सुनाई दे रही थी। राजकुमार ने मकड़ियों को देखते हुए रानी परी को आवाज दी। रानी परी, कहाँ हो? मेरी सोनम परी कहाँ हो? मकड़ी बनी हुई रानी परी
राजकुमार की आवाज सुनकर उसके पास चली आई। मेरे प्रिय राजकुमार, आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ राक्षस ने बहुत से लोगों को मकड़ी बनाकर फंसा रखा है। कहीं आप भी हमारे साथ न फंस जाएं। इससे पहले वह राक्षस जाग जाए, आप यहाँ से चले जाइए। रानी परी, मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगा। अगर जाएंगे दोनों साथ जाएंगे। जिद न कीजिए राजकुमार, मेरी वजह से आपको कुछ हो जाए ये मुझे मंजूर नहीं। आप मेरी चिंता ना करें, मेरे पास जादुई अंगूठी है। वो राक्षस मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप बस मुझे यह बताइए कि मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। राजकुमार, अंदर आते समय आपको एक बड़ा तलवारों का जखीरा दिखा होगा। उसी जखीरे के ऊपर एक सोने की तलवार तनी हुई है। सिर्फ उसी तलवार से राक्षस को मारा जा सकता है। उस तलवार तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वहाँ चारों तरफ पानी है, जिसमें खतरनाक मगरमच्छ तलवार की हिफाजत कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। राजकुमार मगरमच्छों से भरे हुए पानी की ओर बढ़ता है और जैसे ही वह पानी के नजदीक पहुंचता है, जादुई अंगूठी अपना कमाल दिखाती है। राजकुमार पानी पर चलने लगता है। कोई भी मगरमच्छ उन तक नहीं पहुंच पाता और वह चलते चलते तलवारों के जखीरे पर नंगे पांव चढ़ जाता है और एक भी तलवार उसे नहीं चुभती। राजकुमार सुनहरी तलवार को पकड़कर नीचे लाता है और फिर से पानी पर चलकर जहाँ राक्षस सोया था वहाँ पहुँच जाता है। राजकुमार के आने की आहट से राक्षस जाग जाता है और राजकुमार के सामने खड़ा हो जाता है। मूर्ख मानव, तुझे क्या लगा कि अगर तुझे तलवार मिल गई तो तू मुझे मार पाएगा? तुझे एक कदम भी बढ़ाने के पहले मैं तुझे मकड़ी बना दूंगा। बाकी सब लोगों के साथ अपना बंधक बना लूंगा। यह कहकर राक्षस अपना हाथ उठाकर राजकुमार पर अपना मकड़ी वाला मंत्र चला देता है, लेकिन वह अचंभे में रह जाता है। राजकुमार की जादुई अंगूठी की वजह से राजकुमार पर मंत्र का कोई असर नहीं होता। अब राक्षस डरकर भागने लगता है। राजकुमार तेजी से भागकर राक्षस को पकड़कर उसके सीने में सुनहरी तलवार घोंप देता है। राक्षस बड़ी ही तेज दर्द में चिल्लाता है। आ, 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 आ। राक्षस वहीं दम तोड़ देता है। मरते मरते उसके सारे बंधन फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं। रानी परी दौड़कर राजकुमार के गले लग जाती है। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगते हैं। बरसों बाद दोनों एक हो गए। बाकी सारे बंधक भी राजकुमार का धन्यवाद देते हैं। राजकुमार का धूमधाम से रानी परी के साथ विवाह होता है और वो दोनों सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं।